तो आज हम फिर आ चुके हैं। सबसे पहले सभी को मेरा गुड मॉर्निंग रहेगा। और आप इतना सुबह सुबह इस लॉकडाउन में भी उठकर वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका थैंक यू रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि सुबह 8 बजे उठकर वीडियो देखना मतलब पढ़ाई करना, वो भी जब स्कूल बंद हो, इतना आसान तो नहीं होगा। ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, आपका एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं या एग्ज़ाम्स जस्ट दे के रखे, रिजल्ट नहीं निकला है, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। फिर भी जो भी है इतना सुबह सुबह आए देखने के लिए वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतना सुबह सुबह मैं भी आया, इसके लिए मेरा भी धन्यवाद रहना चाहिए मुझको भी, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं रात में बनाता हूँ और वीडियोज़ बनाकर उसको अपलोड करने में लगभग 3:30 बज जाते हैं। डेली 3:30 बज जाते हैं, लगभग 3:30 बज जाते हैं और मुझे लगभग 7:30 बजे उठना पड़ता है। तो टफ तो है एक्चुअली में। प्रॉब्लम क्या होती है कि दिन में तो वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, कई टाइप की दिक्कत होती है। कोई घर पर अचानक से आ गया, आपके घर में मेंबर्स हैं वो आ गए। अब हमारे घर में इतने बड़े रूम्स तो नहीं होते, इतने ज़्यादा रूम्स नहीं होते कि किसी एक रूम में चले जाओ, वहाँ पे एकदम टेंशन फ्री बैठे हो अपना काम करते रहो, ये पॉसिबल नहीं होता। तो वीडियोज रात में ही क्रिएट करना रहता है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। रात में वीडियो क्वालिटी उतना क्लियर नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं भी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को और बेटर कर सकूँ। तो चलते हैं, आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे, सब टाइम वेस्ट न करते हुए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? तो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था दैट वाज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड सो ऑन। टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ अ वेरी स्पेशल टॉपिक that is called the instantaneous velocity. Instantaneous velocity. And then we will also discuss about the acceleration. Maybe we will see some numericals also. So let us see first of all what is instantaneous velocity. तो instantaneous velocity का concept इसलिए important हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट कभी कभी काफ़ी अजीब हो जाता है। जैसे वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को देख समझने की कोशिश करते हैं। एक पर्सन था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको जाना था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, ठीक है। अब कुछ देर के बाद वो पर्सन बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आ गया दूसरे रास्ते से। तो ए से बी तक गया, बी से ए तक गया। अब ए से बी और बी से ए तक जाने में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम जो भी लगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो अब कहने का मतलब है वो पर्सन मूव किया है नहीं, क्योंकि उसका एवरेज वेलोसिटी 0 जो हो रहा है यहाँ पे। तो कभी कभी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कभी कभी कोई चीजें होती हैं जो एक्चुअल सिचुएशन को नहीं शो कर पाती हैं। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन को शो नहीं कर रहा है, इसका एवरेज वेलोसिटी 0 है, मतलब जहाँ पे था वहीं पे था। बट दैट इज नॉट द केस, ये केस तो है ही नहीं। तो केस क्या है? तो भाई वो कोई पर्टिकुलर प्लेस पे गया, वहाँ से वापस आया, उसके कुछ न कुछ वेलोसिटी रहा होगा, बट एवरेज वेलोसिटी 0 आ रहा है। लेकिन इस केस में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? तो इस केस में हम लोग फाइंड कर सकते हैं नॉट द एवरेज वेलोसिटी but the instantaneous velocity, the velocity of an object at any instant of time. The velocity of an object at any instant of time is called the instantaneous velocity. So how to find the instantaneous velocity of an object? So to find the instantaneous velocity of an object, what I can write the instantaneous velocity. This is velocity, so I am writing the vector sign over there. So v equal to डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, टाइम इसका वेक्टर साइन होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू सिंपली dx by dt. So if I have to find the instantaneous velocity of an object, what I am going to do? I am simply differentiate the displacement. The displacement which is a function of time, I should differentiate that, and if I can differentiate the displacement function, I am going to get the instantaneous velocity of the object. So that is very simple.
we can find the instantaneous velocity of an object by simply differentiating the displacement function, which is a function of time. Okay. So now try to understand the concept of instantaneous velocity in 3D. So let us take a situation. A person is traveling in this path. A person is traveling from this path. There may be a different position of the object. ये x axis मान लेते हैं, ये y axis मान लेते हैं, ये z axis मान लेते हैं. ये object different position पे move कर रहा है. Now, if I am finding the instantaneous velocity, what I am actually finding? So let us consider at this point I am finding the instantaneous velocity of the object. So simply I am finding the direction of motion of the object at that point. वो object उस point पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो मैं फाइंड कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मैं डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूँ. तो ध्यान देंगे ये डायरेक्शन इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है तो टाइम को हम लोग जीरो की तरफ ले जा रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन तो होगा. जब कभी भी हम किसी पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो बेसिकली वी आर फाइंडिंग द dx/dt और dr/dt r जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. और जब हम कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि हम उसका टेंजेंट हम उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हैं. और क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं तो हम फाइंड कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था. So that is what we can find if we differentiate a function which is a function of time. Okay. Now, so this can be also written as that velocity v, instantaneous velocity v is equal to dr/dt, जहाँ पे r is a function of time और r को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो r को लिख सकते हैं हम लोग r can be written as xi plus yj plus zk upon dt. That can be also written as dxi upon dt plus dyj upon dt plus dzk upon dt. So that should be equal to bxi plus byj plus bz. So that is the velocity of an object at an instant of time. That is what we get. Okay. So this is how we can find the velocity of an object which is instantaneous velocity of an object which is moving in a three-dimensional रीजन में अगर मूव करा तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अगर 2 डायमेंशन होगा तो vz नहीं होगा, 1 डायमेंशन होगा तो vy नहीं होगा. इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो किसी पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रहा हो. तो इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं. इसको हम समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे. उस एग्जांपल के बाद हम लोग तो और एग्जांपल देखेंगे. तो पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बेस्ड. ठीक है. So question is the position of an object. The position of an object is given by x equal to 70 square plus 8t plus 5. Okay. Find the velocity of object at t equal to 2 seconds. तो ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे और चलते हैं एक और क्वेश्चन पे. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है a particle moves so that its position vector
varies with time, varies with time as r equal to a cos omega t plus a sin omega t. Find first question, initial velocity of the particle, initial velocity of the particle. Second, angle between the position vector and velocity of the particle. Velocity of the particle at any time. तीसरा, स्पीड एट एनी इंस्टेंट. ये सारी चीजें अपन को फाइंड करने की है. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मतलब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है और स्पीड फाइंड करना है. इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमको t इक्वल टू 0 लेना है, लेकिन हमको फंक्शन दिया हुआ है r यानी पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा. पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमको r दिया हुआ है a cos ओमेगा t i प्लस a sin ओमेगा t. ठीक है, ओके. देखो तो एक cos t एक b नहीं है, b ये cos t. नाउ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. अगर पोजीशन मतलब डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट पर टाइम. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे को वेलोसिटी मिल जानी है. तो हमें वेलोसिटी कैसे फाइंड करूँगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt. अब तो जिसको डिफरेंशिएट करना होगा तो a cos ओमेगा t, a कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin ओमेगा t, cos का माइनस sin ओमेगा t इंटू ओमेगा. बताया था चेन रूल. ठीक है, प्लस a sin को डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t इंटू ओमेगा i. तो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v कम्स आउट टू बी माइनस a sin ओमेगा t i प्लस a cos a ओमेगा cos ओमेगा t. ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0. तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 हम करते हैं तो क्या होगा, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t. तो sin ओमेगा t इक्वल टू 0 प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t की वैल्यू 0 एंड cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 प्लस a ओमेगा cos 0 की वैल्यू 1. So initial velocity of the object comes out to be a omega j. So that means the object was initially moving with a speed of a omega in the y-axis, in the direction of y-axis. a ओमेगा j मतलब y एक्सिस के थ्रू के डायरेक्शन में वो इनिशियली मूव कर रहा था, और दूसरा कोई वेलोसिटी उसके पास नहीं था. ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर. पोजीशन दिया हुआ हमारा a cos ओमेगा t i प्लस a sin ओमेगा t j.
और वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी है हमारा ए ओमेगा जे। हमको एंगल फाइंड करना है आर और वी के बीच, आर और वी के बीच एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में देखे थे, अगर हमको थीटा फाइंड करना था तो थीटा इक्वल टू क्या था, तो थीटा इक्वल था कॉस इनवर्स, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, ठीक। तो हमारा आ गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी, ये हमारा फॉर्मूला था। बाय द सेम लॉजिक वी कैन से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स आर डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ आर इनटू मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो ए डॉट बी करते हैं, आर की वैल्यू क्या है, ए कॉस ओमेगा टी, ए sin ओमेगा टी, जे। तो आई और आई का होता था, जे और जे का होता था, तो आई तो इसका है नहीं, जे और जे का होगा। तो हमारा सिंपली हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स आर डॉट बी, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा सिंपली, तो हमारा हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओमेगा और साइन ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गया, और जे जी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ आर, इसका मॉड निकालेंगे। जब हम मॉड ऑफ आर निकाल रहे हैं, इसका मॉड क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसका मॉड हो जाएगा। तो मॉड हमारा हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट अंडर इनटू बी का मॉड क्या होगा, तो बी का मॉड हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर और ए ओमेगा, ठीक। ये आर का मॉड हो गया, बी का मॉड हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई बी का बी से मल्टीप्लाई करें तो बी का मैग्नीट्यूड के साथ बी का मैग्नीट्यूड था सिंपली ए ओमेगा। ये आ गया हमारा कॉस इनवर्स ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी रूट 2a इंटू ए ओमेगा, ठीक है। सो दैट शुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ए स्क्वायर ओमेगा है तो ए स्क्वायर ओमेगा तो कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स साइन ओमेगा टी अपॉन रूट 2 एंड at the time of start. ठीक है, मेरे को t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फाइंड करने का है। नाउ व्हाट वी नो, सो वी नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपली dx by dt, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ कैसे पता चलेगा कि हमको जब वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमको डिफरेंशिएट करना है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फार्मूला लेना है। दो चीज़ है हमारे पास ना, एक तो हमारा वेलोसिटी बाय टाइम फार्मूला और यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब कहीं क्वेश्चन में एट दिया हो, एट दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जब क्वेश्चन में दिया फ्रॉम तो हमको फाइंड करना होगा एवरेज वेलोसिटी। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है। एट मतलब इंस्टेंटेनियस, बी मतलब सॉरी फ्रॉम मतलब एवरेज, इसके थ्रू भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे, बात चीज़ है, जब एक्सप्रेशन आया तो उस पर ज़्यादा बेटर क्वेश्चन देखेंगे। तो हमको क्या पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन फाउंड बाय dx by dt। सो इफ आई कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन दैट शुड बी इक्वल टू 7 into 2t प्लस 8 into 1 प्लस 0, ये डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन आप लोगों को ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूँ। तो ये क्या हो गया 14t प्लस 8। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आया और वेलोसिटी इक्वल टू आया 14t प्लस 8। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t equal to 2 सेकंड।
वेलोसिटी एट और वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकेंड, तो क्या रहेगा 14 t का 2 पुट कर दो तो आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमको वेलोसिटी फाइंड करना हो instantaneous velocity of the object, we can find the object by simply putting the value t equal to 2 seconds. Now in the second part, स्टार्टिंग के टाइम की वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग के टाइम की वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। नाउ जब मैंने टाइम काउंटिंग करना शुरू किया था तो मैंने टाइम को क्या लेके चला होगा? तो मैं टाइम को लेके चला हूँ 0, तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है कब? तो t इक्वल टू 0 पे। तो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन क्या है? वेलोसिटी का फंक्शन है 14t, t की जगह पे 0 पुट कर दो तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया 8 मीटर पर सेकंड। Now to find the initial velocity, what I will simply do, whenever in the question it has been asked that we have to find the initial velocity, what we have to do, we have to simply put the t which is equal to 0. If I can put t equal to 0 in the question, I will get the initial velocity simply. Okay? So this is how we can solve questions related to the initial velocity. There are many other questions. We will see all of them. So ये हमारा यहाँ तक अभी हो गया, ठीक है? ये हो गया हमारा cos इनवर्स sin ओमेगा t बाई रूट t। ये कब है? ये एंगल हमारा कब आ रहा है? तो ये कब आ रहा है जब हम लोग थीटा का वैल्यू क्या लिए थे? तो थीटा का वैल्यू लिए थे v कब आया था? तो v आया था a ओमेगा j, और a ओमेगा j कब था? तो a ओमेगा j तब था जब इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड कर रहे थे। तो इनिशियल वेलोसिटी के टाइम तो हम t का वैल्यू क्या पुट करेंगे? t का 0 पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू जाएगा cos इनवर्स sin ओमेगा t, sin ओमेगा t यानी sin 0 इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0, दैट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब हम इनिशियल टाइम लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? सिंपली at the time initial time we are taking t equal to 0, and if we are taking t equal to 0, the whole equation will become 0. So I will get the theta equal to cos inverse 0, so 0 theta will become equal to 90 degree. So in that case हमारा वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे और आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है तीसरा क्वेश्चन था स्पीड एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड। तो हमारा v इक्वल टू क्या था? तो सॉरी r इक्वल टू क्या था? तो r इक्वल टू था a cos ओमेगा t इंटू j प्लस a sin ओमेगा t इंटू j, ठीक है? अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो v इक्वल टू क्या होगा? तो dr बाई dt, जिसका वैल्यू हो जाएगा a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t i प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t j, ठीक है? ये हो गया हमारा v का वैल्यू। अब क्या करेंगे? v हमारा निकल गया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो v का मोड क्या जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट अंडर माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, the root under. I can take a square omega square as constant, so that should be equal to sin square omega t plus cos square omega t. That should be equal to a square omega square का root under और वेलोसिटी will be equal to a omega. ये दोनों रहेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा।
ठीक है। चलिए किसी भी टाइम का वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक। ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। Now let's go to the another topic. That topic is acceleration. किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, तो वेलोसिटी बोला था। अब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के पोजीशन में, उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम डिफाइन करने की बात करें सिंपली, तो वी कैन डिफाइन द एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity is called, or better write this is the time rate, the time rate of change of velocity is called acceleration। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई कुछ नहीं सर्च करना है एक्सेलरेशन तो क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है तो एक्सेलरेशन है, खत्म। कोई इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे, तो हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे, बस। सो इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। फाइन। तो एक्सेलरेशन जनरली हम बात करते हैं, तो जनरली एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज how the velocity has been changed। तो acceleration is equal to होता है v2 minus v1 upon t2 minus t1। acceleration equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1, जहाँ पे v2 क्या है, तो velocity of an object at time t2, v1 इक्वल टू क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1, हो गया v2, यह गया v1। और द एक्सेलरेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय a, इट कैन बी आल्सो रिटन एज v minus u upon t। नाउ अगेन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। सो ओके, तो वन थिंग वी कैन राइट दैट it is a vector quantity, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है। एंड इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट पर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला तो सब आपको पता ही है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला will be equal to m0 L1 t to power minus। So this is what we can say about the acceleration. What is acceleration? How to find the acceleration? If we know the change in velocity of an object in the time interval, we can find the acceleration of the object easily. Okay, that is all about the acceleration. But that is the magnitude of the average acceleration. This is called the average acceleration, not the actual acceleration. Again, average acceleration is not a right concept to measure the acceleration of an object. क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया, फिर दूसरे पोजीशन से वापस ओरिजिनल पोजीशन तक आ गया, तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 कहलाएगा, बट ऐसा तो नहीं था। तो इसीलिए हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन ना लेके मैक्सिमम केसेस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डील विद द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हाट इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, सो लेट अस गो टू द टॉपिक instantaneous acceleration। What is the instantaneous acceleration? So simply the acceleration of an object, the acceleration of an object at any instant of time
What is acceleration? So acceleration is basically the acceleration of an object at an instant of time. That is called the instantaneous acceleration. Fine. Now, if I have to find the instantaneous acceleration of an object, then I can find this by instantaneous acceleration A is equal to delta V upon delta t, where limit t tends to 0, or the instantaneous acceleration can be written as dv by dt. So if I can differentiate the position vector of an object, I can get the velocity, and if I can differentiate the velocity vector of an object, I can get the acceleration of the object at that interval of time. Okay. Now, as what we know, the velocity was defined as Vx plus Vy plus Vj. ये हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए थे. So the acceleration is defined as equal to dv by dt, that is equal to d vxi by dt plus d vyj by dt plus d vzk by dt. dvx, that is equal to acceleration in x-axis, acceleration in y-axis, acceleration in z-axis. That is the acceleration of the object. If I have to find the actual acceleration, magnitude of acceleration, that should be equal to root under ax square plus ay square plus az. Okay. So it is better to measure the average instantaneous acceleration rather than the average acceleration, because in maximum cases the average acceleration is not a good measure to measure the acceleration of the object. Okay. So we have now defined the acceleration, how to find the acceleration of an object. Now in the upcoming classes, what we are going to find out, we are going to so first of all we are going to derive the expression for the uniformly accelerated motion, and then we are going to solve some very good numericals based on the acceleration and the other concepts. So wait for the next class. हम लोग आगे क्लास में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग मिलते हैं अपने आगे के नेक्स्ट क्लासेस में. तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए. मतलब खुद से पढ़ने वाले ही पढ़ रहे होंगे, बाकी सब तो टाइम पास ही कर रहे होंगे. फिर भी कोशिश कीजिए पढ़ने का, और पढ़िए, समझिए, जहाँ पे दिक्कत हो उसे पूछिए. आगे के क्लासेस में मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी देने वाला हूँ, और नोट्स भी नीचे के लिंक में प्रोवाइडेड हैं. नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है वीडियो के बारे में, उसमें नीचे में लिंक रहता है, वहाँ पर अपने नोट्स मिल जाएंगे आपको. लेकिन तुरंत नहीं मिलेंगे, आपको 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नोट्स उसके मिल जाएंगे. ठीक है. वीडियो के रिलीज होने के 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. तो बस आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में.